नमस्ते दोस्तों, मार्केट में आज फिर हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है और ये मैं पहले ही आपको चेतावनी दे दिया था कि आने वाले टाइम पर मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है। हमें और गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। मैंने आपको कल भी बोला था वीडियो में कि आने वाले समय में और प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है देखने के लिए और कहाँ पर हमें मौके मिलते हैं। मैंने आपको सेक्टर भी बताया था। इस वीडियो में मैं वापस बताऊंगा कि कहाँ पर हमको मौके मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एसआईपी के लिए। पर उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैनकाइंड फार्मा को लेके बहुत लोग पैनिक बना रहे, पर पैनिक बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था 2070 2010 1980 ये काफ़ी अच्छा लेवल है इसको लेने के लिए। बाकी लोग ये पैनिक बना रहे हैं कि ये और गिरता जा रहा है। जी नहीं, मार्केट के मूड माहौल के साथ ये गिर रहा है तो और अच्छे स्टॉक वो भी गिर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि यही गिर रहे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देख सकते हो कि जैसे ही आज मार्केट थोड़ा रिकवरी किया, स्टॉक भी रिकवरी किया। स्टॉक का आज लो था 1960 रुपये का, अभी 2000 रुपये पे चल रहा है, देख सकते हो। तो ये मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से चल रहा है। बाकी मैनकाइंड फार्मा में कुछ भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मार्केट संभलेगा वैसे वैसे ये स्टॉक भी संभलेगा। बाकी लेवल्स की बात करूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि 1950 रुपये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाकी अभी ये जो करंट लेवल पे चल रहा है ये काफ़ी अच्छा मौका है। अब बहुत लोगों का इसमें सवाल ये भी रहता है कि हम बॉटम पे क्या इन्वेस्टमेंट करें जब स्टॉक का जब बॉटम बनता है। देखो, स्टॉक का बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आप बॉटम पकड़ने जाओगे टारगेट आ जाएगा। तो बॉटम पकड़ने से अच्छा 2070 पे था, तो मैंने बोला था थोड़ा आप इधर मौका देख सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपने 2070 पे किया, फिर बाद में आया 2010, तो वहाँ पे भी आपको मैंने बोला अच्छा मौका है, कर सकते हो। आपने किया, आपका प्राइस एवरेज हो गया, प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद 1960 से बाउंस बैक होकर 1970 80 अभी 2000 पे खड़ा है। सपोज 1980 पे आपने थोड़ा मोड़ा एसआईपी किया तो आपका प्राइस और एवरेज हो गया। ऐसे एवरेज करके आपका प्राइस हो जाएगा 2040। प्राइस अभी क्या चल रहा है स्टॉक का 2000। तो गिरते गिरते मार्केट में हम एवरेज करते जाएंगे तो हमारा प्राइस कम होता है। और एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इसको ही बोलते हैं। जब गिरता गिरता जाता है ना तो थोड़ा थोड़ा हमको माल उठाना होता है। बहुत लोगों को ना एसआईपी और इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं समझ में आता। उनको इन्वेस्टमेंट क्या लगता है ना कि स्टॉक का हम बॉटम पकड़ ले और उस बॉटम पे हम इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद स्टॉक भागने लगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी भी इन्वेस्टमेंट या एसआईपी नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट और एसआईपी में मैं आपको आज बता देता हूँ कि आखिर कैसा होता है। सपोज मान लो कि आपके पास 50,000 रुपया है, आपको मार्केट में 50,000 रुपया उतारना है। ध्यान से सुनना, काफ़ी अच्छा नॉलेज है। ये मेरा एक पर्सनल नज़रिया है, मैं किसी का सुन के नहीं बता रहा हूँ। जो मैं मार्केट में खुद फील किया हूँ, मतलब मार्केट को देखा हूँ, मार्केट को समझा हूँ, उस बेस पे बता रहा हूँ मैं। तो मैंने ये वर्ड या लाइन किसी से कॉपी नहीं किए। तो सपोज़ मान लो कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपया पड़ा है और आपको मार्केट में 50,000 रुपया उतारना है। और मार्केट में 50,000 रुपया उतारना ना काफ़ी बड़ी बात है। ये नहीं कि कोई भी स्टॉक कैसे भी ले लिया, ऐसा नहीं है। जो लोग नए रहते हैं उन लोग बहुत स्मार्ट समझते, सोचते हैं हाँ मैं 50,000 का ये ले लूँगा, वो स्टॉक ले लूँगा, एचडीएफसी ले लूँगा, मेरे को ऐसा नहीं रहता है। सॉरी दोस्तों, बाहर आवाज़ आ रहा था इसके लिए वीडियो कट करना पड़ा। हम वापस अपने टॉपिक पर आते। तो मैं कहाँ पे था। जो ज़्यादा और जो स्मार्ट लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि 50,000 रुपया आ गया, हम एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते, अब वो भागने लगेगा, हमारा पैसा डबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। एक पहली बात तो ये, हमारा इन्वेस्टमेंट और एसआईपी का जो पीरियड रहता है वो कम से कम 1 साल का रहना चाहिए। यानी कि 1 साल तो डीमेट अकाउंट में रहना चाहिए, तो ही हम पैसा बना सकते। नहीं तो शॉर्ट टर्म में तो रमी सर्कल ही पैसा बना के देगा। समझ गए। अब मेरा क्या फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ। सपोज, और हाँ इस बात को याद रखना, 50,000 भी मार्केट में उतारना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत सोच समझ के उतारना रहता है। और ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में एक ही बार 50,000 उतारना है। इन फ्यूचर भी आपको 50,000 उतारना पड़ सकता है, 1 लाख रुपया। मेरे बोलने का मतलब कि हम लाइफ टाइम पूरे लाइफ में एक बार इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हर महीने, हर दिन, हर एक हफ्ते या हर साल या हर 2 महीने में करते। तो हमें ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना होता है कि हम जहाँ इन फ्यूचर भी कर सके। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, आपको बताता हूँ। सपोज़ मेरे पास 50,000 है तो मैं पहले 5 स्टॉक लूँगा 10,000 रुपये के। क्यों लूँगा, मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ 5 स्टॉक क्यों लूँगा। मैं पहले 5 स्टॉक ले लूँगा, 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट कर दूँगा उसमें। अब इन फ्यूचर मान लो कि मैंने एक ही स्टॉक लिया रहेगा, 50,000 के मैंने एक ही स्टॉक लिया रहूँगा। अब इन फ्यूचर वो स्टॉक भाग रहा है, सपोज़ भागते ही जा रहा है, मतलब वो ग्रो हो रहा है स्टॉक, वो तो अच्छी बात है, ग्रो हो रहा है। पर कल को मुझे उसमें वापस इन्वेस्टमेंट करना रहेगा तो मैं क्या कर पाऊँगा, क्योंकि इन फ्यूचर भी तो मेरे पास पैसा आएगा ना एसआईपी के लिए। मैं कर पाऊँगा नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर मुझे दूसरे स्टॉक में देखना पड़ेगा हाई प्राइस पे वापस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और सपोज़ हमने पहले से ही 5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है 10,000 रुपये, हर 5 स्टॉक में 10,000 रुपये लगा दे। इन फ्यूचर उस 5 में से 2 स्टॉक तो गिरे रहेंगे,
एक स्टॉक गिरा रहेगा, एक तो गिरा रहेगा ना 5 कंपनी में से, तो जो एक कंपनी गिरा रहेगा, इन फ्यूचर हमारे पास पैसा है तो हम उस एक कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। जो 4 भाग रहे हैं उनमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम हाई प्राइस पे क्यों लें? और मान लो 5 में से कल को 2 गिरे तो हमारे पास 2 स्टॉक में पैसा लगाने का ऑप्शन रहता है। तो जब 5 स्टॉक रहते हैं ना, तो फ्यूचर में कोई ना कोई एक स्टॉक नीचे गिरा, आपको गिरा मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि वो पाँचों भागेंगे, तो उसमें लगाने का तो आपको ऑप्शन मिलेगा ना पैसा। और एक ही बार में लमसम पैसा कौन लगाता है 50,000? जो सोचता है कि मेरे पास इन फ्यूचर पैसा नहीं आएगा। हमारे पास तो पैसा आने वाला है ना, हर महीने आएगा, नहीं तो 2-3 महीने में आएगा, नहीं तो 10 दिन में आएगा। तो इसके लिए आपके पास 2-3 5-6 कंपनी का ऑप्शन रहना चाहिए कि मेरे पास 5-6 कंपनी है, मैंने इसमें पहले ही 10-10 हज़ार करके रखा है, अब मुझे इसको बस एवरेज करना है। 5 में से कल को 2 कंपनी गिरी, उसमें एवरेज कर दो। कल को 5 में से कल को 3 कंपनी गिरी, उसमें एवरेज कर दो। कल को चारों गिरी, चारों में एवरेज कर दो। पैसा तो आने वाला है ना। तो इस नज़रिए से आपको एसआईपी और इन्वेस्टमेंट करना होता है। ऑप्शन खोल के रखो अपने लिए, 5-6 स्टॉक के ऑप्शन खोल के रखो। इन फ्यूचर कभी भी आपके पास पैसा है, उन पाँचों में से कोई भी स्टॉक गिरा रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। आपका मान लो कि आप 5 स्टॉक लेते हो, सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक। अब इन फ्यूचर मान लो कि रिलायंस, सन फार्मा, मैनकाइंड फार्मा भागते जा रहे हैं, पर एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ है, तो उसमें एसआईपी कर दो। इफ सपोज मान लो कि एचडीएफसी, रिलायंस भाग रहे, सन फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला गिरे हुए, तो उन तीनों में कर दो। और सपोज इसके उल्टा आपके पास एक ही स्टॉक रहेगा एचडीएफसी बैंक, और आपने उसमें पूरा पैसा डाल दिया 50,000 अपना, एचडीएफसी बैंक में पूरा 50,000 डाल दिया, कल को वो भागते ही जा रहा है, तो ऊपर के रेट पे क्यों लेना? और अब जब दूसरे स्टॉक में नया इन्वेस्टमेंट के लिए देखोगे तो क्या पता उस टाइम मार्केट का मूड माहौल सही ना हो, वो भी काफ़ी चल चुका स्टॉक हो, हाई प्राइस पे हो। इसके लिए इस गिरते मार्केट में हमें ऐसे ही एसआईपी करना होता है, और इसी मार्केट में एसआईपी करना होता है जो अभी गिर रहा है। कल भी गिरा था और आज भी गिरा था। अब ऐसे मार्केट में हमें कैसा करना होता है कि कल हमने 10,000 रुपये के मैनकाइंड ले लिए, कल हमने 10,000 रुपये के सिप्ला ले लिए, कल गिरा तो हमने 10,000 के सन फार्मा ले लिए, कल गिरा तो 10,000 के रिलायंस ले लिए। ऐसे 5 स्टॉक हमने ले लिए गिरते गिरते मार्केट में। अब हमको क्या करना है? कल कुछ नहीं करना है, एवरेज करना है। जहाँ इन फ्यूचर गिरा है उसमें एवरेज कर दो। ऐसे ही होता है ना एसआईपी इन्वेस्टमेंट। बॉटम तो किसी ने नहीं पकड़ा है ना। हाँ, अब बॉटम आप सोचोगे दिमाग में लेके कि मैं बॉटम पे ही चलूंगा, तो देखो बॉटम नाम की कोई मार्केट में चीज़ नहीं होती, क्योंकि बॉटम नाम की चीज़ होएगी मार्केट में तो एवरेज नाम का चीज़ हट जाएगा। अगर इस बात को काफ़ी ध्यान से सुनना, अगर मार्केट में बॉटम नाम की चीज़ होती, तो अगर मार्केट में बॉटम नाम की चीज़ होती तो जो एवरेज नाम का वर्ड है वो हट जाता था। क्योंकि जब लोगों को बॉटम पता चल जाएगा मार्केट का, स्टॉक प्राइस का जब बॉटम पता चल जाएगा, तो लोग एवरेज क्यों करेंगे? लोग तो बॉटम पे ही पकड़ेंगे ना स्टॉक को, एवरेज क्यों करेंगे? जो राधा कृष्ण दमानी है, इतने अमीर है, डी मार्ट के मालिक है, अगर उनको स्टॉक का क्या बोलते हैं बॉटम पता होता, वीएसटी इंडस्ट्री जो होल्ड करते हैं, उनकी फेवरेट कंपनी है, तंबाकू की कंपनी है, अगर उनको बॉटम पता होता तो वो शेयर को 3,000 पे, 3,300 पे, 3,400 पे, 3,800 पे क्यों बाय करते? अगर उनको बॉटम पता चल जाता कि स्टॉक का सपोज बॉटम 3,000 है, तो वो तो 3,000 पे लेते थे ना। 3,300 पे भी क्यों लिया उन्होंने, 3,600 पे भी क्यों लिया, और नीचे जब 3,200 पे आया तो भी क्यों लिया? क्योंकि मार्केट में एवरेज का गेम रहता है, हमको एवरेज करना होता है। और एवरेज कैसे होता है? पहले से हमारा स्टॉक रेडी है, हमने सब में इक्वल इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कल को मान लो 5 में से ये गिरा, इसमें एवरेज कर लो। 5 में से एक स्टॉक गिरा, इसमें एवरेज कर दो। 5 में से मान लो 2 स्टॉक गिरा, इसमें एवरेज कर दो। कल को 5 में से ये 3 में से एक गिरा तो इसमें एवरेज कर दो। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए रहोगे कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। पहले हमको स्टॉक का बेस बनाना है, स्टॉक लेके रख लेना है थोड़े थोड़े अमाउंट का, अब बाद में वो गिरा उसमें एवरेज करते जाओ। 2 दिन मार्केट गिरा है, कल को मान लो मार्केट में एक बाउंस बैक आता है, स्टॉक चलता है, तो चला तो अच्छी बात है, हमारा तो प्रॉफिट है। चलने का तो छोड़ दो, यहाँ पे मेन एवरेज की बात हो रही है, माल उठाने की बात हो रही है। चला तो छोड़ दो, वो तो बात की बात है। कल को मान लो कि एक हफ्ते के बाद वापस मार्केट गिरा, अब 5 में से 3 ही गिरेंगे, 2 गिरेंगे, सपोज 4 गिरेंगे, तो 4 ऑप्शन रहेगा ना एवरेज करने के लिए। एक को भाग रहा है, भागने तो प्रॉफिट ही हो रहा है भागने पे। मान लो कि कल को वापस 1 महीने के बाद मार्केट गिर रहा है, 5 में से हमारा 4 चल रहे, एक तो गिरा रहेगा, एक तो गिरा रहेगा, एक में एवरेज करो। तो ऐसे सिंपल लॉजिक से आपको मार्केट में चलना है, तभी मार्केट में टिक पाओगे, मार्केट के फ्लो के साथ चलोगे और मार्केट के साथ जुड़े रहोगे। और आपको
5 कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 कंपनी का आपको नॉलेज मिलता है, 5 सेक्टर का आपको नॉलेज मिलता है और आपके रास्ते काफ़ी खुलते जाते हो। और एग्जांपल के लिए 5 मैंने बताया, आप 10 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो। जितना आपका हिम्मत है, जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आपका वॉच लिस्ट का ताकत है कि इतना वॉच लिस्ट कर सकते हो। पर मेरे ख्याल से 5-6 काफ़ी हो गए, इनफ हो गए, बाकी तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस हिसाब से हमको मार्केट में चलना है। गिरते मार्केट में, जो ये मार्केट अभी गिरता है, उस मार्केट में हमको ऐसे ही चलना होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। मतलब ये सारी चीज़ें ना आपको कोई नहीं बताएगा और बार-बार ये बताने वाली चीज़ नहीं है। एक ही बार जैसे मैंने बता दिया, आपको इस पे सीरियस होना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। पैसा ऐसे ही बनता है, जो मैंने बताया ना तरीका, पैसा ऐसे ही बनता है। पैसा ऐसा नहीं बनता है कि लमसम में एक ही स्टॉक में डाल दो, पूरे का पूरा 1 लाख डाल दिया। अब मान लो कि उसमें कैसा होता है रिग्रेट, पता है? मैं वो भी बता देता हूँ। मान लो कि कल को 1600 पे एचडीएफसी बैंक खड़ा है और उसमें हमने 1 लाख डाल दिया, कल को 1500 हो गया, तो हमको दिमाग में क्या रिग्रेट रहेगा? अरे यार, 1500 पे लेना मांगता था, इसको बॉटम पे लेना मांगता था। अरे पर बॉटम पता किसको है? सपोज़ उसमें ही आपने ऐसा तरीका अपनाया होता, 1600 रुपये के भाव से आप केवल उस कंपनी के 50,000 रुपये के स्टॉक लेते थे और कल को वो और गिरता था तो और आप 30,000 लगाते थे और कल को गिरता था और 20,000 लगाते थे, तो आपका एवरेज कितना होता था? 1520, 1530 हो जाता था। कहाँ आपने लमसम में 1600 रुपये में बाय किया और कहाँ आपने एवरेज में 1530 में बाय किया, तो कितना फ़र्क है। और इसमें इसमें और हमारा जादू क्या हो गया? ना हमको बॉटम का टेंशन, ना हमको प्राइस का टेंशन। गिरेगा तो मैं माल उठा रहा हूँ, सिंपल सिंपल बात है ना। आप खुद सोचो, कैलसी उठाओ, कैलसी लगा के खुद हिसाब लगा तो आपको समझेगा। और ये जो एवरेज का जादू रहता है ना, काफ़ी मतलब ये एवरेज का जादू ना बहुत लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि हम जब एवरेज 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 करके माल उठाते हैं ना, और जब वो सडनली मूव करता है 10% 15% स्टॉक, तो हमको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो इस बात को ध्यान रखो। और भी ज़्यादा आपको कुछ डीप बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बहुत डीप बता दिया है। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि मौका कहाँ पे मिलता है, तो देख सकते हो कि मैनकाइंड फार्मा 1960 का लो लगा के अभी कितना चल रहा है आपको पता है? 2000 चल रहा है। रिकवर देखो कितना जल्दी किया, जो इसमें पैनिक बना रहे थे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ मौके कहाँ पे है, जो लोग कंज्यूम करते, मतलब हम और आप लोग डेली बेस पे यूज़ करते, वहाँ पे मौके हैं। टाटा पावर, नारायण हृदयालय, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ स्टॉक है। डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, जायडूस, बजाज होल्डिंग, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ब्रिटानिया इंडस्ट्री। अभी आपको बाहर आवाज़ आता रहेगा, उसको इग्नोर कर देना प्लीज़, मैं क्योंकि वीडियो कट नहीं करने वाला हूँ। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ एफएमजी से जुड़ा हुआ है, एलआईसी, नेस्ले एफएमजी से जुड़ा हुआ है। अभी इसमें ही तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना, इसमें अपना पोजीशन बनाएंगे। यूनाइटेड स्पिरिट, एशियन पेंट, कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है, हम कंज्यूम करेंगे, कलर लगाएंगे दीवार में। सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, कोलगेट, कोलगेट यूज़ करेंगे। तो यही सारे स्टॉक देख सकते हो, अभी तेज़ी में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, कोई मैं अपने ज़ुबान से नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। बाकी गिरावट में तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी है। आईटी में भी देख सकते हो, आईटी में गिरावट में बहुत गिरता है, पर चलता है तो फिर चलता ही है। तो आईटी का भी इंडेक्स खोल देता हूँ, मैं देखता हूँ कि आईटी के इंडेक्स में, तो आईटी का इंडेक्स 2.5% डाउन है। 2.5% डाउन है इसमें। टीसीएस 2.5% डाउन है। इन्फोसिस 1% डाउन है। अब सपोज मान लो कि हमको टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी करना है, हमारे पास 50,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ये 2.5% गिरा तो हम एक ही बार इसमें 50,000 डाल दें। सपोज ये 4,281 रुपये का स्टॉक है, हमारे पास 50,000 है, तो हमको केवल 2 शेयर खरीदने हैं इस गिरते मार्केट में, कुछ नहीं करना है। 2 शेयर 8,000 के ले लो, बाकी जो आपका 32,000 है, कल गिरा फिर 1-2 शेयर उठाओ, कल ज़्यादा गिरा फिर 5-6 शेयर उठा लो। ऐसा करके हमको पैसा पार्क करना होता है, एक ही बार में हमको पैसा पार्क नहीं करना होता है किसी स्टॉक में, समझे? इस बात को समझो। सपोज मान लो कि आज विप्रो गिरा है 3% और आज टीसीएस भी गिरा है कितना, 2.5%। तो विप्रो में हमने 10,000 डाल दिया, टीसीएस में हमने 10,000 डाल दिया, 20,000 हमारा पार्क हो गया, बचा 30,000। कल को और मार्केट गिरा, 10,000 वापस पार्क कर दो विप्रो में, 10,000 वापस टीसीएस में पार्क कर दो, बचा 10,000। कल को 1 महीने के बाद और गिरा, चला तो प्रॉफिट है, स्टॉक चला तो प्रॉफिट है, वो तो छोड़ दो, उसका कुछ नहीं है। 1 महीने के बाद वापस स्टॉक गिरा, 10,000 बचे, 5,000 टीसीएस में पार्क कर दो, 5,000 विप्रो में पार्क कर दो, क्या दिक्कत है? ऐसे ही होता है ना, बाकी कुछ नया टेक्निक नहीं होता है, जैसा स्टॉक मार्केट में ऐसे ही काम होता है। तो इस बात को ध्यान रखो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, पर आपको समझ में आ गया रहेगा कि हमको स्टॉक मार्केट, गिरते मार्केट में हमको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से एसआईपी करना है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। आई होप कि इस बात को आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रखोगे, ये काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा
आप चाहे तो एक बार आजमा के देख लेना, चाहे तो आप पेपर पेन पे लिख के भी आप ऐसा भी कर सकते हो कि पेपर पेन पे लिख के ले लो कि मेरे पास इस महीने में इतने पैसे आ रहे तो मैं अगर इसमें डालूंगा तो कितना होगा। ये चाहे तो आप सारा हिसाब लगा सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया वो केवल एक स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया, इसमें आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से लेना होता है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखना।